जय हिंद दोस्तों। इस समय की सबसे अधिक चर्चित वैश्विक घटना है नेपाल में हुआ जेनजी प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट ने पूरे नेपाल को हिला डाला और सत्तासीन नेताओं को आनन फानन नेपाल छोड़कर भागना पड़ा। आखिर क्या वजह रही इस प्रोटेस्ट की, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इस पूरे प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक बहुत बड़े कारण की चर्चा हो रही है और वह कारण है सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें नेपाल सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा देना। किंतु क्या सिर्फ एक कारण की वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, इसके पीछे तमाम ऐसे गंभीर कारण हैं जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होने का जो सबसे मुख्य कारण सामने आया वह यह था कि नेपाल के नेताओं का आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होना। प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूब चुका था। चाइना के सपोर्ट से बनने वाले एयरपोर्ट में 1400 करोड़ का घोटाला, कोऑपरेटिव सोसाइटी में 70,000 करोड़ का घोटाला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध टी स्टेट को कमर्शियल प्लाट में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसे अनगिनत भ्रष्टाचारों की वजह से नेपाल की अर्थव्यवस्था एकदम जर्जर हो गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई, बेरोजगारी आसमान छूने लगी। 2024 में नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20.82% पहुंच गया, अर्थात नेपाल में प्रत्येक 5 में से एक नौजवान बेरोजगार है। आप नेपाल की भयावह बेरोजगारी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि नेपाल के हजारों युवाओं ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना में शामिल होकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ा। रूस ने इनको मात्र 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग दे करके रूस यूक्रेन वार में फ्रंट वार में खड़ा कर दिया, जहां पर ये बड़ी संख्या में शहीद हुए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इन नेपाली युवाओं ने अपनी जान दे दी। आज 70 लाख नेपाली लोग नेपाल में रोजगार न होने की वजह से दूसरे देशों में रह रहे हैं। नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार से परेशान होकर नेपाल की जनता फिर से राजतंत्र की मांग करने लगी। 2008 से पहले नेपाल में राजतंत्र ही था। उसके बाद हुए एक आंदोलन में राजतंत्र समाप्त हुआ और देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। उस 2008 की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पार्टियां प्रमुख रूप से सामने आईं, जैसे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, जनता संवाद पार्टी आदि आदि। लेकिन इन पार्टियों के सत्ता में आने से जनता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इन पार्टियों ने भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर बिना किसी आइडियोलॉजी के जब जैसी जरूरत हुई आपस में गठबंधन करके बारी बारी से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पदों का बंदर बाट करते रहे। नेपाल की जनता यह सब देख रही थी और वह अंदर अंदर आक्रोशित हो रही थी। इसी बीच जनता में असंतोष का एक कारण और सामने आया, नेपाल के नेपो किड्स। राजनेताओं के बच्चे अपनी लेविश लाइफ स्टाइल को इंस्टाग्राम, फेसबुक में शेयर कर रहे थे। कभी महंगी कारों के साथ 5 स्टार होटल में पार्टीज, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते। ये सब चीजें देखकर नेपाल की जनता हैरान रह गई कि एक तरफ हमारे बच्चे जहां भूख से मर रहे हैं, उनको 2 जून की रोटी नसीब नहीं है, वहीं दूसरी तरफ इन नेताओं के बच्चे हमारे पैसे से लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, इस पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन सब चीजों ने जनता को आक्रोश से भर दिया और नेपाल में लंबे समय से नेपो किड्स, नेपो बेबी करके एक ट्रेंड चल रहा था, जिसमें सीधे सीधे ये कंपेयर हो रहा था कि एक तरफ हमारे बच्चों की स्थिति देखिए और एक तरफ इन राजनेताओं के बच्चों की देखिए, जो नेपाल में करप्शन करके उस पैसे से रंगबाजी की जिंदगी जी रहे हैं। इसी बीच नवंबर 2023 में नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया की सभी कंपनीज को यह निर्देश दिया कि वह अपना ऑफिस नेपाल के अंदर खोलें और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन सोशल मीडिया कंपनीज ने सरकार की इस बात को अनदेखा किया। टिकटॉक सहित केवल 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपना रजिस्ट्रेशन नेपाल में करवाया। बाकी कंपनीज ने नेपाल सरकार की बात को अनसुना कर दिया। नेपाल सरकार इससे नाराज हो गई। उसने 3 सितंबर 2025 को टिकटॉक सहित 5 कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नेपाल के अंदर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार के इस निर्णय के बाद नेपाल में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे 26 ऐप पूरी तरह प्रतिबंधित हो गए। सरकार के इस निर्णय ने जनरेशन जेड के आक्रोश को और ज्यादा बढ़ा दिया। एक तो वैसे भी नेपाल बेरोजगारी से जूझ रहा था और जो थोड़ा बहुत काम उनको ऑनलाइन बिजनेस, टूरिज्म, इन सब चीजों से मिल रहा था, उस पर भी सरकार के प्रतिबंध लग जाने से उनका आक्रोश चरम पर पहुंच गया। बड़ी संख्या में नेपाली लोग अपने देश से बाहर रहते हैं। ऐसे में इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सहायता से वे वीडियो कॉल जैसे तमाम साधनों से आसानी से कनेक्ट रहते थे। इन ऐप्स पर प्रतिबंध लग जाने के बाद उनका आपस में कनेक्ट रहना भी मुश्किल हो गया।
इन सब चीजों ने जनता को आक्रोश से भर दिया। नेपाल के युवाओं को यह भी लगा कि सरकार उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करना चाहती है और फिर इन युवाओं ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करने के लिए एक दिन निर्धारित करके संसद के घेराव करने का निर्णय लिया। इन युवाओं का कहना था सरकार करप्शन को बैन करे, सोशल मीडिया को नहीं। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया। साथ ही काठमांडू के 28 वर्षीय मेयर बालेन शाह ने इस आंदोलन को लीड करने का काम किया। वो युवाओं में खासे लोकप्रिय थे। और फिर 8 सितंबर को संसद भवन के पास युवाओं की बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और उन्होंने संसद भवन की तरफ मार्च करना स्टार्ट किया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें दोनों के बीच में झड़प स्टार्ट हुई। इसी बीच में पुलिस को किसी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बहुत ही क्रूर तरीके से गोली चलाना शुरू कर दी। पुलिस ने पैरों पर गोली न चला करके लोगों के माथे पर गोली मारना शुरू किया, जिससे कि 10 से 11 लोगों की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसमें से कुछ बच्चे भी थे। पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने तय कर लिया कि अब यह सरकार नहीं रहेगी, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। लोगों ने संसद भवन में आग लगा दी, सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की, सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी। इस आगजनी में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा जल गई। नेताओं को हेलीकॉप्टर में लटक कर इस तरह भागना पड़ा जैसे वो चोरी करके भाग रहे हों। अगर नेपाल के नेताओं ने समय रहते नेपाल की और नेपाल की जनता की सुध की होती तो आज उनको ये दुर्दिन न देखने पड़ते। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। सेना को वहां पर नेताओं और अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करना पड़ा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्षी नेताओं के घर जला दिए गए और अंत में 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद नेपाल ने धीरे धीरे अपने आप को संभालने का प्रयास शुरू किया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रधानमंत्री पद के लिए सुशीला कार्की जी के नाम पर सहमति बनी। सुशीला कार्की इससे पहले नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। सुशीला कार्की जी ने भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की है। दोस्तों, यह घटना दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक मैसेज की तरह है कि हम जनता को इतना भी परेशान न करें, हम जनता को इतना भी इग्नोर न करें कि देश के हालात इस कदर बिगड़ जाएं, क्योंकि इन बिगड़े हुए हालातों में देश को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत और नेपाल के रोटी बेटी के संबंध हैं। हमारा साझा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही एक स्थायी समाधान नेपाल के लिए निकलकर सामने आएगा। जय हिंद।